पैरों में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। तभी दूल्हे ने मेरे पापा के कान में झुककर कहा, 25 लाख रुपए और एक नई एसयूवी अभी चाहिए, नहीं तो शादी यहीं खत्म। अगले ही पल मैंने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और एक फोन कर दिया। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में पूरी बारात की खुशियां मातम में बदलने वाली थी। आखिर मैंने किसे फोन किया था? मेरा नाम सिया है। मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ। मेरे पापा रमेश जी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करके हमें पाला था। हम अमीर नहीं थे, लेकिन इज्जत की कमाई खाते थे। जब मेरी शादी निखिल से तय हुई, तो हमें लगा जैसे भगवान ने हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दी हों। निखिल एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। पहली मुलाकात में उसने कहा था, मुझे दहेज से नफरत है, मुझे सिर्फ अच्छी जीवन संगिनी चाहिए। उसकी यही बात सुनकर पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने घर लौटते समय कहा था, बेटी, लगता है भगवान ने सचमुच अच्छा लड़का भेजा है। शादी की तैयारियां पूरे उत्साह से शुरू हो गई। पापा ने अपनी कई सालों की बचत निकाल दी। माँ के कुछ पुराने गहने भी बिक गए। मैंने कई बार कहा, पापा, इतना खर्च मत कीजिए, लेकिन वह हंसकर कहते, बेटी की शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। शादी का दिन आ गया। पूरा मैरिज गार्डन रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सभी खुशी मना रहे थे। बारात धूमधाम से पहुंची। निखिल मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ मुझे देखकर बार बार कह रही थी, अब से तुम हमारी बेटी हो। मैं भी मन ही मन खुश थी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। जयमाला हुई, फोटो खींचे, हंसी मजाक हुआ। सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। लेकिन असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था। फेरों से करीब 10 मिनट पहले निखिल के पिता ने पापा को अलग बुलाया। मैं दूर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे का रंग अचानक उड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। पापा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। तभी मैंने निखिल को कुछ कहते सुना, अंकल, हमने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि शादी खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब 25 लाख रुपए और एक नई एसयूवी चाहिए, वरना मैं फेरे नहीं लूंगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? निखिल की माँ तुरंत बोली, तो शादी भी नहीं होगी? हमारे बेटे की इतनी कीमत तो है ही। यह सुनकर मेरे कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रही। यही लोग कुछ महीने पहले दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज वही लोग मेरे पिता को मजबूर कर रहे थे। पापा अचानक अपना सीना पकड़कर नीचे बैठ गए। माँ घबराकर उनकी तरफ दौड़ी। पूरे मंडप में अफरा तफरी मच गई। कुछ रिश्तेदार पापा को पानी पिलाने लगे। दूसरी तरफ बाराती आपस में फुसफुसा रहे थे, मानो यह सब सामान्य बात हो। मैंने पापा का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, मैं हार गया, तेरे लिए इतना भी नहीं कर पाया। मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और पहली बार मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। पापा, आप हारे नहीं हैं, अभी कोई फैसला मत कीजिए। फिर मैं उठी, अपने कमरे में गई, अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, हेल्पलाइन, बताइए। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी शादी के मंडप से बोल रही हूँ। यहाँ अभी दहेज मांगा गया है और मेरे पास उसका सबूत भी है। फोन रखते ही मैंने गहरी सांस ली और वापस मंडप में आ गई। किसी को पता नहीं था कि मैंने किससे बात की है। निखिल मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हो गया? मैंने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस 15 मिनट और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको आपकी मांगी हुई चीज जरूर मिल जाएगी। निखिल और उसका परिवार यह समझकर मुस्कुरा उठा कि हम दहेज देने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले 15 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे भारी 15 मिनट बनने वाले थे। मेरी बात सुनकर निखिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसे पूरा विश्वास था कि अब मेरे पिता किसी भी हालत में उसकी शर्त मान लेंगे। वह अपने दोस्तों के बीच जाकर हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, लड़की वाले आखिर में घुटने टेक ही देते हैं। शादी का मंडप छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। उसके दोस्त भी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उधर मेरे पापा कुर्सी पर बैठे लगातार अपना सीना सहला रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। माँ बार बार उन्हें पानी पिला रही थी,
लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, अगर शादी टूट गई तो समाज क्या कहेगा। तभी मेरे मामा घबराए हुए उनके पास आए और धीरे से बोले, जिया जी, अगर कहो तो मैं अपनी दुकान गिरवी रखने की बात करूं। पापा ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची और उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, मैं तेरी डोली वापस जाते नहीं देख सकता। लोग तुझे नहीं, मुझे दोष देंगे कि बेटी की शादी भी नहीं करा पाया। मैंने उनका हाथ अपने माथे से लगाते हुए कहा, अगर मेरी शादी आपकी इज्जत बेचकर होगी तो ऐसी शादी मुझे कभी नहीं चाहिए। हमारी बातें सुनकर कुछ रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए, लेकिन मेरा साथ देने की बजाय वे पापा को समझाने लगे। एक चाचा बोले, रमेश, जमाना ऐसा ही है, थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है, बेटे की जिंदगी का सवाल है। तभी मेरी बुआ बोली, सिया, जिद मत कर, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पति का घर ही औरत का असली घर होता है। मैंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जिस घर में प्रवेश की कीमत मेरे पिता की पूरी जिंदगी की कमाई हो, वह घर नहीं, सौदे की दुकान है। मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा मंडप शांत हो गया। दूसरी तरफ निखिल के पिता गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 5 मिनट में फैसला चाहिए। पैसे मिले तो फेरे होंगे, नहीं तो बारात अभी वापस जाएगी। निखिल ने भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मुझे पता है तुम समझदार हो, अपने पिता को समझाओ, बाद में इतना सब याद भी नहीं रहेगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मेरे पिता आज पैसे दे दे तो क्या तुम लिख कर दोगे कि शादी के बाद कभी 1 रुपया भी नहीं मांगोगे। वह कुछ पल चुप रहा, फिर हंसकर बोला, इतनी कानूनी भाषा मत बोलो, रिश्ते भरोसे से चलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, जिस आदमी का भरोसा फेरों से पहले बिक गया, वह शादी के बाद क्या निभाएगा। उसी समय मैंने अपना मोबाइल धीरे से पर्स के अंदर रखा। रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। निखिल के पिता फिर बोले, देखो भाई साहब, हमारा बेटा लाखों कमाता है, उसकी भी तो कोई कीमत है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। यह वाक्य रिकॉर्डिंग में साफ कैद हो गया। मैंने बिना किसी को बताए रिकॉर्डिंग सेव कर ली। उधर पापा ने कांपते हाथों से अपने पुराने दोस्त शर्मा जी को फोन मिलाया। शर्मा, अगर आज रात 25 लाख का इंतजाम हो जाए तो मैं अपना घर तेरे नाम कर दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैंने झटके से फोन उनके हाथ से ले लिया और कॉल काट दी। बस पापा, अब और नहीं। उन्होंने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया। तुझे समझ क्यों नहीं आता, तेरी शादी टूट गई तो लोग मुझे ताने देंगे। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, लोग 2 दिन बात करेंगे, लेकिन अगर आज मैं बिक गई तो सारी उम्र आईने में अपनी आंखों में नहीं देख पाऊंगी। तभी निखिल के दोस्त फिर हंसते हुए बोले, लगता है कैस आने वाला है, इसलिए दुल्हन इतनी शांत है। निखिल ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए ऊंची आवाज में कहा, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, उसके बाद मैं मंडप से उठ जाऊंगा, फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। उसकी बात सुनते ही बारातियों में हलचल मच गई। कुछ लोग जानबूझकर ऊंची आवाज में कहने लगे, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, लड़की वालों को थोड़ा समझौता कर लेना चाहिए। मेरी माँ यह सब सुनकर रोने लगी। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, बेटी, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। अगर तेरे पापा घर बेचने को तैयार हैं, तो शायद यही हमारी किस्मत है। मैंने उनकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, माँ, आज अगर यह घर बिक गया तो कल मेरा आत्मसम्मान बिकेगा। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। तभी पापा लड़खड़ाते हुए उठे। उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अगर जमीन के कागज मिल जाए तो शायद बैंक मैनेजर रात में भी इमरजेंसी लोन करवा दें। उनकी आवाज सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से बोली, पापा, आपकी बेटी बोझ नहीं है। मेरी शादी बचाने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगाने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर आसपास खड़े कई लोग चुप रह हो गए, लेकिन निखिल की माँ फिर भी नहीं रुकी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, बहुत पढ़ा दिया बेटी को, तभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। औकात होती तो हमारे बेटे की मांग पूरी कर देती। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, औकात पैसे से नहीं, संस्कार से पता चलती है, और आज आपकी औकात पूरे समाज ने देख ली है। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निखिल मुझे घूरते हुए बोला, ज्यादा ड्रामा मत करो, आखिर में तुम्हें मेरी ही पत्नी बनना है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, यह फैसला अब तुम नहीं करोगे,
वह मेरी बात का मतलब समझ नहीं पाया। उसे अभी भी यकीन था कि हम डरकर झुक जाएंगे। उसी समय मैंने मोबाइल निकाला और अभी अभी हुई उनकी बातों की दूसरी रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित कर ली। अब मेरे पास सिर्फ पहली नहीं, दूसरी रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें वे खुलेआम दहेज को बेटे की कीमत बता रहे थे। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। समय पूरा होने ही वाला था। निखिल के पिता ने ऊंची आवाज में घोषणा की, बस, अब हम जा रहे हैं। ऐसी जगह रिश्ता नहीं करना जहाँ हमारे बेटे की इज्जत ही ना हो। उन्होंने जैसे ही मुड़कर बारातियों को चलने का इशारा किया, उसी पल मैरिज गार्डन के बाहर एक साथ कई गाड़ियों के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। अगले ही क्षण बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। बाराती घबराकर गेट की तरफ देखने लगे। निखिल के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने हड़बड़ाकर पूछा, यह पुलिस यहाँ कैसे? मैंने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम 25 लाख का इंतजार कर रहे थे। मैंने कानून को बुलाया है। अब फैसला पैसे नहीं, सबूत करेंगे। पुलिस की गाड़ियां रुकते ही पूरे मैरिज गार्डन में अफरा तफरी मच गई। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कविता अपनी टीम के साथ सीधे मंडप की ओर बढ़ी। उनके पीछे दहेज निषेध प्रकोष्ठ के अधिकारी भी थे। निखिल के पिता गुस्से में आगे बढ़े और बोले, ऑफिसर, किसी ने आपको गलत सुना है, सब कुछ आपसे सहमति से हो रहा है। इंस्पेक्टर कविता ने शांत स्वर में कहा, यह बात कुछ ही मिनटों में साफ होगी। सबसे शिकायत कर आगे बोली, शिकायत मैं किया। पूरे मंडप की नजरें मुझ पर टिक गई। निखिल चिल्लाया, सिया, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने बिना घबराए अपना मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में रख दिया। मैडम, इसमें दो रिकॉर्डिंग है, पहली फेरोज से पहले की और दूसरी अभी कुछ मिनट पहले की। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग चलाई। पूरे हॉल में निखिल के पिता की आवाज गूंज उठी, 25 लाख और नई एसयूवी चाहिए। हमारे बेटे की भी कोई कीमत है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सन्नाटा छा गया। निखिल ने तुरंत कहा, यह एडिट की गई है, आजकल एआई से कुछ भी बनाया जा सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, घबराइए मत, इसकी फॉरेंसिक जांच भी होगी, लेकिन अभी गवाहों के बयान के लिए जाएंगे। तभी भीड़ में खड़े एक वेटर ने हाथ उठाया। उसने कहा, मैडम, मैं पानी सर्व कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से इन्हें पैसे मांगते देखा और सुना है। उसके बाद मेरे मामा आगे आए। फिर दो रिश्तेदारों ने भी सच बोल दिया। निखिल का चेहरा उतरने लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी भीड़ के पीछे से लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कहा, मेरा नाम महेश अग्रवाल है। 6 महीने पहले मेरी बेटी की शादी भी इसी लड़के से तय हुई थी। शादी वाले दिन इन्होंने हमसे भी कार और 20 लाख रुपए मांगे थे। जब हमने मना किया तो बारात वापस ले गए। समाज के डर से हमने चुप्पी साध ली, लेकिन आज इस बेटी ने हिम्मत दिखाई है, इसलिए मैं भी सच बताने आया हूँ। उन्होंने अपने मोबाइल में पुराने संदेश और बैंक ट्रांसफर की मांग वाले चैट दिखाए। इंस्पेक्टर ने उन्हें भी अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। अब निखिल की मां रोने लगी। वे मेरे पैरों की तरफ बढ़ी और बोली, बेटी, गलती हो गई, शिकायत वापस ले लो, बिना दहेज के शादी कर लेते हैं। मैंने एक कदम पीछे हटाते हुए कहा, जिस रिश्ते की शुरुआत लालच से होती है, उसका अंत यही होना चाहिए। निखिल पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने कहा, सिया, मेरी नौकरी से लगता है करियर खत्म हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, जब तुमने मेरे पिता की पूरी जिंदगी की कमाई की कीमत लगाई थी, तब तुम्हें उनके दिल का दौरा और मेरी जिंदगी दिखाई नहीं दी थी। आज कानून तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुमने दूसरों के साथ करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कविता ने अपनी टीम को इशारा किया। निखिल, उसके पिता और उसकी मां को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया। जाते जाते निखिल बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहा था, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। पुलिस की गाड़ियां गेट से बाहर निकल गईं। पूरे मंडप में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे अपने पापा के पास गई। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, मेरी शादी नहीं हो सकी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोले, नहीं बेटी, आज मेरी बेटी की शादी नहीं टूटी, बल्कि उसकी जिंदगी बच गई। अगर आज मैं लालच के आगे झुक जाता तो सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। माँ भी हमें गले लगाकर रोने लगी। तभी इंस्पेक्टर कविता मुस्कुराई और बोली, आज आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, उन अनगिनत बेटियों के लिए भी आवाज उठाई है जो डर के कारण चुप रह जाती हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर एक बेटी चुप रहती है तो अगली बेटी भी इसी दर्द से गुजरती है। किसी एक को तो शुरुआत करनी ही होती है। वहां मौजूद कई लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। कुछ महिलाएं मेरे पास आकर बोली, काश हमारी बेटियों में भी इतनी हिम्मत हो। मैंने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा,
आज मेरी डोली नहीं उठी, लेकिन मेरे पिता का सिर भी नहीं झुका। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन मैंने दुल्हन का जोड़ा उतारा, लेकिन हार कर नहीं, अपने आत्मसम्मान को बचाकर। बाद में जब भी किसी ने मुझसे पूछा कि उस दिन तुम्हें सबसे बड़ा दुख किस बात का था, तो मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया, दुख शादी टूटने का नहीं था। दुख इस बात का था कि कुछ लोग आज भी बेटी को इंसान नहीं, सौदा समझते हैं। और उसी दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर मेरी आवाज से एक भी बेटी दहेज के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत जुटा ले, तो मेरी अधूरी शादी भी मेरी सबसे बड़ी जीत कहलाएगी। आखिर रिश्ते पैसे से नहीं, सम्मान से बनते हैं, और जहाँ सम्मान बिकने लगे, वहां से लौट आना ही सबसे सही फैसला होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।